हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विपिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटी की तीसरी वीडियो देखते हैं। अगर और अधिक वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है हमने। तो आज देखते हैं हम नागरिकता संबंधी प्रावधान कैसे क्या लागू हुआ। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नागरिकता। अनुच्छेद 5 आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ से नागरिकता। सबसे पहले नागरिकता हम समझ लेते क्या होता है। नागरिक वो होता है जिसको कुछ अधिकार होता है। जैसे आप अगर नागरिक हैं तो बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं, आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं, पैन कार्ड बनवा सकते हैं। आपको तमाम अधिकार मिल जाते हैं सिर्फ क्या? नागरिक होने से। आप प्रधानमंत्री की किसी नीति की आलोचना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने सब अधिकार हमें नागरिक होने का मिलता है। अब नागरिकता अनुच्छेद क्या देता है? 5, ठीक ना। जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था तो बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का। फिर उस आधार पर नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू किए गए, संविधान भी। और संविधान में 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी अनुच्छेद जो थे वो लागू हो चुके थे और पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमने आपको इसको बताया है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ से नागरिकता। और प्रारंभ से नागरिकता किसको किसको देता है? नंबर 1 बात कही गई है। नंबर 1 बात कही गई है किसकी? कि भारत का निवासी हो या जन्म लिया हो भारत में, या फिर जन्म लिया हो भारत में। दूसरी बात क्या कहती है? कि दूसरी बात कहता है माता या पिता भारत के हों, माता या पिता भारत के निवासी हों। या फिर तीसरी बात कह रहा है संविधान लागू होने से 6 माह पहले भारत में रह रहा हो। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ से नागरिकता उसको दिया जाएगा जो या भारत का निवासी हो या फिर भारत में जन्मा हो। दूसरी बात क्या कहता है? कि जिसके माता पिता भारत के निवासी हो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। फिर तीसरा किस्सा कह रहा है कि संविधान लागू होने से 6 माह पहले वह भारत में रह रहा होगा, उसको भी नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है ना, उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? आइए देखते हैं। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता, ठीक ना। पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ से नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से। जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में आजादी में 15 अगस्त 1947 को, तो कुछ व्यक्ति जो हैं पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हीं को ये नागरिकता देने का प्रावधान बता रहा है। तो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता हम देंगे, लेकिन इनको एक परमिट जारी होगी, परमिट। और ये परमिट कब लागू किया? 1 साल बाद, आजादी के 1 साल बाद। अब आजादी के 1 साल बाद कौन सा होगा? 19 जुलाई 1948 से, ठीक है ना। अब ये परमिट क्या कहता है कि अगर इस डेट से आप पहले आए, अगर इस डेट से आप पहले आए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही नागरिकता। पहले आए तो स्वतः नागरिकता आपको मिल जाएगी।
अगर 19 जुलाई अगर पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तो उसको स्वतः ही नागरिकता भारत की मिल जाएगी। लेकिन अगर वह बाद में आया है तो उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, एक फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन लेके, उसको फॉर्म को फिल करना होगा। लेकिन अगर जो बाद में आया है उसको रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता दी जाएगी और वो 6 माह तक भारत में निवास करे, उसके बाद उसको नागरिकता दे दी जाएगी। 6 माह तक भारत में निवास करे, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम अनुच्छेद, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए तथा पुनः भारत आए लोगों को नागरिकता, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि बंटवारे के, अब बंटवारा कुछ 5-6 महीने पहले ही सबको पता चल गया था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना ही है। तो ये कुछ लोग जो है जो भारत को नहीं पसंद करते थे, पाकिस्तान में जाना पसंद करते थे, वो 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 से ही 1 मार्च 1947 से ही यहां से पलायन करना शुरू कर दिए थे। तो 1 मार्च 1947 को जो भारत से चला गया था उसकी यहां की नागरिकता समाप्त हो गई थी। लेकिन अनुच्छेद क्या कह रहा है, भारत से पाकिस्तान गए तथा पुनः भारत से आए लोगों को नागरिकता। तो अगर 1 मार्च 1947 को वो भारत से चले गए थे और 19 जुलाई 1948 के बीच, ये दोनों बीच में आए, अगर इस दोनों डेट के बीच में अगर वो आ गए फिर से पुनः, तो उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर इस डेट के बाद 19 जुलाई के बाद तथा संविधान लागू 26 जनवरी 1950 के बीच में अगर आए तो उनको रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता दी जाएगी, जबकि उन्हें 6 माह तक निवास करना होगा, ठीक है ना। कह रहा है अनुच्छेद 7 का कह रहा है भारत से पाकिस्तान गए और पुनः वह पाकिस्तान से भारत आए तो उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर वह 1 मार्च 1947 से 19 जुलाई 1948 के बीच में आए हैं तो उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 से संविधान लागू 26 जनवरी 1950 के बीच में आए तो उनको रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता दी जाएगी। जबकि शर्त यह है कि 6 माह तक उनको भारत में निवास करना होगा। शर्त यह है कि उनको 6 माह तक भारत में निवास करना होगा, और पहली शर्त थी, और दूसरी उन्हें अनुज्ञा प्रमाण पत्र लाना होगा। कहां से? जो पाकिस्तान से आया है उसे अनुज्ञा प्रमाण पत्र, वही परमिट लाना पड़ेगा, कागज लिखित में लाना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान से इस डेट को आए हैं, हमें भारत की नागरिकता चाहिए, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 7 समझ गए हैं कि भारत से पाकिस्तान गए तथा पाकिस्तान से पुनः भारत आए, उनको नागरिकता का क्या प्रावधान दिया गया था। 1 मार्च 1947 और 19 जुलाई 1948 के बीच में जो आए उनको स्वतः नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर जो 19 जुलाई 1948 से और संविधान लागू 26 जनवरी 1950 के बीच में आए उन्हें रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता दी जाएगी, तथा
शर्त यह है कि उनको भारत में 6 माह तक निवास करना होगा तथा जिस देश से आए हैं, पाकिस्तान से या फिर और किसी देश से आए हैं, तो उनके अनुज्ञा प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, तभी उनको नागरिकता मिल पाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, आगे देखते हैं इसको, पहले नीट को लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे। 8 क्या कहता है, विदेशियों की नागरिकता की बात करता है। अब ऐसी स्थिति में भारत से कोई गया है पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, या फिर नौकरी के लिए गया है, या फिर कोई शिक्षा के लिए गया है, शिक्षा के लिए गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 8 कहता है विदेशियों को नागरिकता। अब विदेश कौन जाता है, अपने देश से विदेश कोई गया है तो क्या तो पर्यटन घूमने के लिए जाएगा, या फिर नौकरी करने के लिए जाएगा, या फिर पढ़ने के लिए जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उनकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, ऐसी स्थिति में उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। यदि इनसे होने वाली संतान जो विदेश में पैदा होते हैं, यदि इन व्यक्तियों जो विदेश में गए हैं पर्यटन या नौकरी या शिक्षा के लिए, उन्हें उन दोनों दंपतियों के बीच में अगर उनका बच्चा पैदा होता है तो वह उसकी नागरिकता भारत की मानी जाएगी, क्योंकि उनके माता पिता तो मूल रूप से भारत के निवासी हैं, ठीक है ना। यह अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, देखते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, नागरिकता का समापन, नागरिकता का समापन होगा आपका, ठीक ना। नागरिकता का समापन, नागरिकता का समापन आपका कब होगा, जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, नागरिकता का समापन। नागरिकता का समापन किस स्थिति में होगा, जब आप किसी बाहर विदेश गए हैं और वहां की नागरिकता स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे सानिया मिर्जा हैं, पाकिस्तान में शादी की है, लेकिन उन्होंने अभी पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण नहीं की है। अगर जैसे ही वहां की नागरिकता ग्रहण किएंगी तैसे ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आगे पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अनुच्छेद 10 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहते हैं, नागरिकता का अपहरण। इनडायरेक्टली बोला जाएगा कि छीनना, किसी की नागरिकता छीनना। जब आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी जब आप देश विरोधी कोई कार्य कृत करें, कोई कार्य करें, देश की खुफिया बातें दुश्मन देश से साझा करें, पागल या दिवालिया हो, ठीक है ना। इस स्थिति में आपकी नागरिकता छीन सकता है। और कौन छीनेगा, संसद आपकी नागरिकता छीन लेता है। और संसद में भी क्या, गृह मंत्रालय
संसद गृह मंत्रालय द्वारा आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, अपहरण कर ली जाएगी। किस स्थिति में कि आप देश विरोधी कोई काम करें, आप भारत में रहकर पाकिस्तान का जयकारा लगाइए, या फिर देश विरोधी नारे लगाइए, या फिर देश की खुफिया एजेंसी कोई अब बात आप लीक करें दुश्मन देश को, या फिर पागल या दिवालिया रहें। अगर पागल को नागरिकता बना दिया जाएगा तो वो पासपोर्ट बनवा लेगा पासपोर्ट जाली बनवाएंगे और जाएगा, क्या कहते हैं, वहां पे एरोप्लेन में करेगा, सफर करेगा, कहीं बस में करेगा, ट्रक चलाएगा, यही सब बातें करेगा। पागल को अगर हम नागरिक समझ लेंगे या बना देंगे तो क्या करेगा, वो तो कहीं ट्रक चलाएगा, कहीं बस चलाएगा, ट्रांसपोर्ट पे चला जाएगा, एयरपोर्ट पे जाएगा, हवाई जहाज में सफर करेगा, पायलट को दांते काट लेगा। यही सब प्रक्रिया पागल दिवालिया लोग करेंगे। और क्या करेंगे? तो पागल और दिवालिया को हम नागरिकता नहीं देते हैं। ऐसे स्थिति में नागरिकता का अपहरण कौन करता है? संसद करता है। संसद का कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। ठीक ना। अनुच्छेद 11 पढ़ते हैं तो क्या कहता है अनुच्छेद 11? अनुच्छेद 11 कह रहा है कि नागरिकता संशोधन, ठीक ना। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता में संशोधन, जितनी भी प्रक्रिया हुई है, अभी पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे संशोधन। अभी ये मूल संविधान में जितने भी प्रावधान थे उसको हम पढ़ रहे हैं। जितने भी मूल संशोधन थे, 1986 में पहला संशोधन हुआ, उसके बाद 2003, 2005, 2015 जितने भी संशोधन हुए हम कल विस्तार अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज बस मूल संविधान में जो भी प्रक्रियाएं थी वो हम पढ़ रहे हैं। तो नागरिकता संशोधन कौन कर सकता है? संसद। नागरिकता में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ठीक है भैया। और संसद का गृह मंत्रालय सबसे पहले नागरिकता का चर्चा कौन किया था? अरस्तू ने किया था। सबसे पहले नागरिकता की चर्चा अरस्तू ने किया था। ठीक है ना। नागरिक व्यक्ति किसे कहते हैं? जिसको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, भारत का निवासी हो और उसका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय क्षेत्र से हो, उसको नागरिक कहते हैं। विदेशी एक शब्द होता है, विदेशी वे होते हैं जो किसी बाहरी देश से अपने देश में आए, उनका कुछ उद्देश्य हो, उद्देश्य उनका पूरा हो जाए और वो अपने देश चले जाएं। विदेशियों को सिर्फ क्या सामाजिक अधिकार प्राप्त होता है और ना उनको आर्थिक अधिकार प्राप्त होता है, ना उनको नागरिक अधिकार प्राप्त होता है, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है ना। विदेशियों को सिर्फ और सिर्फ सामाजिक अधिकार प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उनके समाज में, हमारे यहां जब भारत में आए तो उनको समाज में किसी प्रकार से भेदभाव ना हो, इसीलिए उनको सामाजिक अधिकार प्राप्त होता है। बाकी आर्थिक अधिकार, ना अपने देश में अकाउंट खोल सकते हैं, ना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, राजनीतिक अधिकार भी उनको नहीं होता, ना वो अपने देश में आकर वोट डाल सकते हैं। मतदाता कौन होता है? मतदाता देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे समझते हैं। हाँ दोस्तों, तो आइए सबसे पहले विदेशी देखते हैं। विदेशी किसे कहते हैं? विदेशी को एलियन बोला जाता है। एलियन बोला जाता है एक निश्चित उद्देश्य से हमारे या किसी देश में जाए और कार्य पूरा होने पर वापस चला जाए, उसे विदेशी कहते हैं। जो एक निश्चित उद्देश्य से आए, जैसे पर्यटन करने या फिर इसको शिक्षा ग्रहण करने या फिर कोई नौकरी करने, उस उद्देश्य से आए और जब उसका कार्य पूरा हो जाए वो अपने देश चला जाए, उसी को विदेशी बोलते हैं। इनको सिर्फ सामाजिक अधिकार
प्राप्त होता है। ठीक, इतनी बात आप समझ गए हैं। अब मतदाता कौन हो कहते हैं, मतदाता किसे कहते हैं, मतदाता वोटर। हमारे देश में वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 325, 326 में है, जो कि मूल आयु 21 वर्ष था, परंतु 61वां संविधान संशोधन 1989 में यह 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना। वोटर वो होता है जो वयस्क मताधिकार, जिसको मत का अधिकार होता है, उसे हम मतदाता कहते हैं। और यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 325, 326 में उल्लेखित है। हमारे मूल संविधान में पहले इसकी आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन 1989 में यह 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना। अब एक डायग्राम समझ लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाएं। हाँ दोस्तों, आइए फिर इसको डायग्राम से समझते हैं। मतदाता और नागरिक में ये मतदाता होता है, मतदाता और नागरिक। कथन के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है, कथन कि सभी मतदाता नागरिक हो सकते हैं, सभी मतदाता नागरिक हो सकते हैं, परंतु सभी नागरिक मतदाता नहीं हो सकते हैं। अरे आप ध्यान से देखिए कि सभी मतदाता तो नागरिक तो होगा ही, जो मत का अधिकार देता, जो 18 प्लस है, वो तो नागरिक हमारे देश का है ही। लेकिन जो नागरिक है वो मतदाता कैसे हो सकता है? अरे 15 साल का भी हम बच्चा भी, 15 साल का भी, 10 साल का बच्चा भी हमारे देश का नागरिक है ना, क्योंकि वह उसके माता पिता भारत के निवासी हैं, तो वो भारत का निवासी है, एक नागरिक है। लेकिन सभी नागरिक मतदाता, सभी नागरिक जो हैं वोट थोड़ी ना देते हैं, 18 प्लस ही जितने हैं वही मतदाता कर सकते हैं। तो ये तात्पर्य कथन का ये है कि सभी मतदाता नागरिक, ये पूछा गया सवाल है पीसीएस में कि सभी मतदाता क्या नागरिक हो सकते हैं। कथन ऐसे दिया गया था कि आप कथन में देखिए कि सभी मतदाता नागरिक हो सकते हैं, सभी मतदाता नागरिक हो सकते हैं, लेकिन सभी नागरिक मतदाता नहीं हो सकते हैं। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। ठीक, अब एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। नागरिक हमने पढ़ा भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता किस स्थिति में दिया जाएगा? या तो भारत का मूल निवासी हो, उसका जन्म भारत में हुआ, या तो उसके माता पिता भारत में निवास करते हो, या फिर वह संविधान लागू होने से 6 माह पहले आया हो, तब उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता दिया जाएगा अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तो उनको स्वयं नागरिकता दे दी जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो उन्हें 6 माह रजिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाएगा, उनको 6 माह पहले निवास करना पड़ेगा। ठीक ना, भारत में। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए लोग और फिर पाकिस्तान से भारत वापस आए लोग को, अगर लोगों को नागरिकता, अगर वह 1 मार्च 1947 से 19 जुलाई 1948 के बीच में आए हैं तो उनको स्वतः नागरिकता दी जाएगी। अगर वह 19 जुलाई 1948 से
26 जनवरी 1950 के बीच में आए हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि आप विदेश भ्रमण करिए, कहीं भी भ्रमण कीजिए, आपको भारत की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, आपको नागरिकता दी जाएगी। आप चाहे पर्यटक घूमिए फिरिए, चाहे कहीं नौकरी करिए विदेश में, लेकिन आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 का कहता है नागरिकता का समापन। अगर आप स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 का कहता है नागरिकता का समापन। अगर आप किसी विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता का अपहरण। अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करेंगे तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। और कौन करता है? संसद करती है। संसद का कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता में संशोधन। नागरिकता में संशोधन का प्रावधान रखा गया है, यहां संसद कर सकती है, संसद के गृह मंत्रालय कर सकती है। सबसे पहले नागरिकता की बात की थी अरस्तु ने। नागरिक कौन होता है? जिसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। विदेशी कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी उद्देश्य से हमारे देश में आए और वह उद्देश्य पूरा होते हुए चला जाए, वो उसे विदेशी कहते हैं। विदेशियों को सिर्फ सामाजिक प्राप्त होता है, सामाजिक स्तरता प्राप्त होती है, ना उसे राजनीतिक प्राप्त होता है, ना उसे आर्थिक प्राप्त होता है। ठीक ना? आर्थिक रूप से कोई प्रावधान नहीं होता है, सिर्फ उसको सामाजिक रूप से प्रक्रिया दी जाती है और उसे कुछ नहीं दिया जाता है। ठीक ना? उसके बाद मतदाता कौन होता है? जो 21 प्लस हो। हमारे मूल संविधान में 21 प्लस पहले था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया। मतलब कि अब 18 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है। ठीक ना? तो अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम कि नागरिकता में क्या क्या संशोधन हुआ है, अगले पार्ट में पढ़ेंगे इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।